यही तरीका। सर आप आबिद नज़ीर का कमेंट पढ़ रहे थे, उसने एक और जी। कमेंट भी दिया आपके लिए। बड़े सारे एवोल्यूशन ऑफ फिलॉसफी इन रीसेंट हिस्ट्री, हाउ इट कपल्स विद डेवलपमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो बड़े औखे सवाल पूछ रहा है यार, इस बंदे को आइंदा ना बुलाना। बहुत सवाल तो किया है, एक और सवाल मैंने स्क्रीन पे भी डाला है, वो भी देखना। यू हैव बीन ए हाँ, प्रोपोनेंट ऑफ कम्युनिज्म, yes, सोशलिज्म। don't you think it has failed against capitalism given that Russia and China adopted a capitalist economy? ये नहीं मेरा, हाँ थैंक यू, मैं पहले दूसरे वाले सवाल का जवाब दे देता हाँ हूँ जी, कि सही। आई थिंक के रिसेंट हिस्ट्री में फ़लसफ़े की जो अब डेवलपमेंट है उसमें जो फ़िलॉसफ़ी का सब्जेक्ट है वो इंतहाई एक ऐसी डायरेक्शन में निकल गया है जो कि बड़ा नुकसानदेह है फ़िलॉसफ़ी के लिए खुद, क्योंकि एनालिटिक फ़िलॉसफ़ी और वो जो लॉजिक के जो रूल्स हैं वो इतने अपने आप को टेक्निकल करने की कोशिश कर रहे हैं मैथमेटिक्स को कॉपी करके कि वो इंतहाई ना सिर्फ बोरिंग हो चुके हैं बल्कि उसमें से कुछ आउटपुट भी नहीं निकल रही। तो एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि फ़िलॉसफ़ी के सब्जेक्ट के अंदर भी तब्दीली की ज़रूरत है और जो लोगों के जो एक्चुअल इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ दोबारा आए। आई थिंक इट विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग। Free will, does fate exist? If so, do we have free will? Yes, of course we have free will in the sense कि हम अपने फैसले खुद करते हैं और हम रिस्पॉन्सिबल हैं उन फैसलों के। मगर एट द सेम टाइम जो हम फैसले करते हैं वो ज़ाहिरी बात है हमारे पर हमारी सराउंडिंग्स का इन्फ्लुएंस होता है और हम अपनी सराउंडिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कोई भी फैसला जो है वो उस इन मादी मारूजी हालात से बाला नहीं हो सकता। तो पुराना कंसेप्शन ऑफ फ्री विल जो था वो दुरुस्त नहीं है। हम अपनी सर्कमस्टांसेस से बने हुए हैं और अपनी सर्कमस्टांसेस को बनाते हैं। हैव वी बिकम लेस हैप्पी इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी? वी हैव। हम पहले से ज़्यादा नाखुश हैं। उसकी वजह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, उसकी वजह तीसरे सवाल में उसका जवाब मिलता है और वो या चौथे में, और वो ये है कि सरमायादारी निज़ाम जिस तरह से दुनिया के अंदर डेवलप हो रहा है और जिस तरह से दुनिया के अंदर आइसोलेशन और एलिनेशन पैदा कर रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी एक कलीदी किरदार इसलिए अदा कर रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी सरमायादारी मुनाफे के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो डेफिनेटली हम पहले से ज़्यादा अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, अगरचे हम हज़ारों लोगों से बैक वक्त बात भी कर रहे होते हैं और बैक वक्त अपने आप को पहले से मज़ीद और तन्हा महसूस करते हैं। तो ये सारा जो है वो जिस तरह से टेक्नोलॉजी और कैपिटलिज्म हमारी ज़िंदगियों के अंदर इंटीग्रेट कर रही है उसका नतीजा है। फिर इन्होंने ये सवाल पूछा कि रूस और चीन के तो कैपिटलिज्म पे मैं बात कर रहा था और उसके साथ रशिया और चाइना को रिलेट कर रहा था। तो आइए रूस से बात करते हैं। अब देखिए ना, रशिया ने 1991 में सोशलिज्म से ट्रांजिशन किया इनटू कैपिटलिज्म। अब हमारे पाकिस्तानी लोगों के जहन में तो कहानी वहाँ पे ख़त्म हो गई। अब पिछले जो 30 सालों की कहानी है उसको तो बारे में आपको पता ही नहीं, आबिद नज़ीर को भी नहीं पता होगा। पिछले 30 सालों में रशिया के अंदर इतनी शदीद डिप्रेशन रही है और इतना नुकसान हुआ है रूस का कि जिसकी कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है तारीख। मतलब है कि उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई, उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तबाह हो गई, उनकी ग्रोथ तबाह हो गई, उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ तबाह हो गई, उनकी पॉलिटिक्स तबाह हो गई, गैंगस्टर्स जो है उनकी सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं, औरतें जो है उनकी वो क्या नाम है वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो सेक्स हाउसेज हैं उनके अंदर सारी औरतें जो वो ईस्टर्न यूरोप से मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, आपको पता है जो सिविलाइजेशन अपनी साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पोर्ट्स के लिए फेमस थी, अब वो अपने गैंगस्टर्स और सेक्स वर्कर्स के लिए फेमस हो गई और बिल्कुल तबाह हो चुकी है वो सोसाइटी थैंक्स टू कैपिटलिज्म। हकीकत है ये, बिल्कुल आप फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टडी करें, आप देखें कि जो शॉक थेरेपी थी उसका क्या नतीजा हुआ। इट वॉज डिजास्टरस फॉर रशिया। अच्छा, और फिर उसको जब रिवर्स करने की कोशिश की तो येल्सिन ने टैंक बुला के पार्लियामेंट पे अटैक करवा दिया। पूरी दुनिया ने टीवी पे देखा, कोई उस पर किसी की आंख नहीं फल गई। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है येल्सिन, यस वेरी गुड। सारे वेस्टर्न मीडिया ने उसको कहा यस वेरी गुड। पार्लियामेंट पे उसने टैंक ला के अटैक करा दिया। सारे वेस्टर्न मीडिया ने कहा, मैं हैरान हूँ कैसे आप ये कैसे कर सकते हैं। तो एक कू था एक किस्म का ना, वो तो एक फौजी आमरियत उसने कायम की हुई थी। अच्छा, फिर आप आगे देखें किस तरह से 96 का इलेक्शन जो है वो इतनी भारी इमदाद से उन्होंने स्विंग करवाया IMF की फंडिंग वगैरह से, मगर फिर भी जो तबाही वहाँ पे हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने किस तरह रशिया ने जो अपनी रिकवरी की वो फ्री मार्केट से हटकर करना शुरू की है। अब जो थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है रूस की वो इस वजह से है कि उन्होंने कहा यार हम तो तबाह हो रहे हैं सरमायादारी निज़ाम की वजह से, इसको कंट्रोल करो यार, इसको ठप करो।
तो उन्होंने गैसप्रोम और अपनी गैस और ऑयल एक्सप्लोरेशन को सनती उसका रियासती कंट्रोल में लिया। ऑयल प्राइसेस जब वर्ल्ड मार्केट के अंदर बढ़ी तो वो रियासत के पास पैसे आए, तो जाके उन्होंने कुछ स्टेबलाइज किया रशियन इकोनॉमी। इस वक्त पूरी रशियन इकोनॉमी ऑयल और गैस पे चल रही है, बाकी सब चीजें ठप पड़ी। जितनी प्राइवेट मंडी के अंदर सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर सारे का सारा ठप पड़ा है मेरे दोस्त। अगर ऑयल और गैस ठप हो जाए, रशिया ठप हो जाता है। आपको पता है ये शेल ऑयल निकला तो उसकी वजह से रशिया में दोबारा से उनकी ग्रोथ डाउन हो गई, सिर्फ वन सेक्टर इकोनॉमी बन गई। सोवियत यूनियन जो मतलब फोर्थ, जो कि अमेरिका के साथ नेक टू नेक कंपटीशन करती थी, वो अब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह हो गई कि जी एक वन प्रोडक्ट है, हमारे पास खरीद लो बाबा, ठीक है। जिस तरह हम कॉटन बेचते हैं या अपने लोगों को बेचते हैं कि काम करके पैसे वापस भेज। चले सर डिस्कशन को वापस चीन ठहर जाओ, चीन के बगैर नहीं बात बनेगी। चीन की तरफ आओ और देखो कि पिछले 12 सालों से 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से चीन के अंदर जो तनासब था रियासत का और प्राइवेट सेक्टर का, वो उलट हो ही जा रहा है। यानी कि रियासती सेक्टर बढ़ता चला जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर कम हो रहा है। अब ये कोई नहीं देखता। उन्होंने जो किया वो ये किया कि चीन के अंदर रियासती सेक्टर कभी भी उन्होंने डिसमेंटल नहीं किया। कब हुई है चाइना के अंदर प्राइवेटाइजेशन? नहीं हुई। उन्होंने रियासती सेक्टर अपना कायम रखा। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जी बाहर से अगर कोई सरमाया ला के यहाँ पे फोन बनाना चाहता है तो हमसे तो फोन बनता नहीं, आप आके बना दें, हमारे वर्कर्स इस्तेमाल कर लें। उन्होंने कहा ठीक है, वर्कर्स सस्ते थे, उन्होंने फोन बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने वही टेक्नोलॉजी लेके उन्होंने कहा ठीक है जी, ये थैंक यू वेरी मच एप्पल मियाँ, अब हम इससे क्यों मोबाइल निकाल लेंगे। उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियर की। तो उन्होंने भी वो फ्री मार्केट नहीं अपनाई जिसकी हम यहाँ पे दिन रात जो है ना वो पूजा करते फिरते हैं और कहते हैं कि यही कामयाब मॉडल है। नहीं, दे डिड नॉट मूव। जो न्यू लिबरल IMF का मॉडल है, चीन ने नहीं अपनाया। तो ये सिंपलिस्टिक किस्म की बात है कि उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट की। किस चाइनीज लीडर ने कहा हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट की? ना, वो कहते हैं हमने मार्केट सोशलिज्म अडॉप्ट किया। सोशलिज्म हमारा ओवरऑल फ्रेमवर्क होगा, उस फ्रेमवर्क के अंदर हम एक प्लान्ड इकोनॉमी बनाएंगे। प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर वो सेक्टर कि जिनके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, उनको हम बाहर से मंगवाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत डिफरेंट मॉडल है पाकिस्तान के IMF की जो पॉलिसी हमें सारी हुकूमतें इंप्लीमेंट करती हैं, उससे टोटली डिफरेंट मॉडल। चले सर, थैंक यू। वापस एजेंडे पे आते हैं। जो मेन मैं सवाल करना चाह रहा था ना कि फिलॉसफी ऑफ साइंस क्या है, एक बात, और हाउ फिलॉसफी पेव्ड द वे ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, ये दो बातों के ऊपर थोड़ा सा एड्रेस कर दें। बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया। इसमें अब अगेन मैं कोई ऐसा थीसिस लूंगा जो कि लोगों को पसंद नहीं आएगा, मगर ये करना ही पड़ेगा। देखिए, साइंस की जो मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट हुई यूरोप में, वो फ्रैंकली अब बुरा ना मनाना, वो कहती है ना हुमैरा, क्या नाम है उसका जो बड़ी अच्छी गाना गाती है, हुमैरा अरशद, वो कहती है ना बुरा ना मनाना लोगों मेरी गल दा, मेरे ते नहीं हुन मेरा जोर चलदा, ठीक है ना। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि बुरा ना मनाना लोगों मेरी गल दा। मैं तुहानू वही गल दसांगा जिहड़ी तारीख ने साबित की थी, ठीक है। वो ये है कि यूरोप, मिडीवल यूरोप और मॉडर्न यूरोप के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज है तो वो ये है कि मिडीवल यूरोप की इंटेलेक्चुअल लाइफ रिलीजन से डोमिनेटेड थी और मॉडर्न यूरोप ने टोटली रिलीजन को लाइफ से, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज निकाल दिया। सबसे पहले तो सेक्युलर वो हुए तो उन्होंने सियासत से निकाल दिया, रियासत के अमूर से निकाल दिया, फिर बतदरीज उन्होंने उसको तालीम से आहिस्ता आहिस्ता अलहदा करना शुरू किया, तालीम को एक तरह सेक्युलर किया वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ से उसको निकाल दिया वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि रिलीजन वहाँ पे मौजूद है मगर उसका पब्लिक रोल जो है वो मिडीवल सोसाइटी से बिल्कुल सिकुड़ चुका है। तो उस रोल को किस चीज़ ने पूरा किया है? उस रोल को बेसिकली पूरा किया है ह्यूमनिज्म ने, उस रोल को पूरा किया सेक्युलर थॉट ने, उस रोल को पूरा किया रैशनलिज्म ने, मटीरियलिज्म ने और साइंटिफिक थॉट ने। मुख्तलिफ नाम मैं एग्जाम्स दे रहा हूँ मगर ब्रॉडली वो यही थे। उनका जो मेन अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी, जिस तरह ह्यूमनिस्ट फिलोसोफर्स कहते हैं कि आखिरत की दुनिया में क्या होना है या इस दुनिया के बाद क्या होना है ना आप जानते ना मैं जानता, ना आपके बारे में आपके पास उसके बारे में ऐसा इल्म है जो मेरे पास नहीं है, या मेरे पास कोई ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं है। मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हम आप जाएंगे तो पता चलेगा ना, अभी तो यहाँ बैठे ठीक है ना, अभी तो नहीं पता हमें कुछ, आपको मुझसे कोई ज्यादा इल्म नहीं है। तो जिस चीज के बारे में इल्म हो सकता है वो इस दुनिया के बारे में इल्म हो सकता है, और आओ मिल बैठकर इस दुनिया के बारे में दरियाफ्त करें कि इस दुनिया को बेहतर बनाने का क्या तरीका है।
और उसकी स्टडी करें, उस पर अपना फोकस, अपनी अटेंशन, अपना वक्त लगाएं। जो हमारी असल मटेरियल दुनिया जहाँ पे हम आज जी रहे हैं, रह रहे हैं, इसको तब्दील किया जाए। अब हमारा तो बिल्कुल उलट इसके नुक्ता नजर है ना, हम तो कहते हैं ये तो आर्जी है, आखिर में तो वो है, तो इसको तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इंपॉर्टेंस तो उस दुनिया की है। तो उन्होंने बिल्कुल इस चीज को उलट किया है। अजीब सी बात लगती, कैसे कैसे देखे ना, काफरों वाली बात है, मगर दैट इज व्हाट इज हैपेंड इन हिस्ट्री। अब इस दुनिया को वो बेहतर करने में, अपने लिए बेहतर करने में इंतहाई कामयाब है, जिसके लिए उन्होंने हमें भी एक्सप्लॉइट किया, ब्रूटली एक्सप्लॉइट किया, हमें कॉलोनाइज किया, हम पर डाका मारा, हम पर जंगे की, हमें मतलब है कि नीस तो नाबूद किया, हमारी सिविलाइजेशन तबाह की। इसीलिए हमें उनसे नफरत है, वजह नफरत है। मगर हमें नफरत उनसे जो है वो हम नफरत फिर उनकी साइंस पे भी ट्रांसफर कर देते हैं। कहते हैं कि सारी साइंस, इनका सेक्युलरिज्म, इनकी जमहूरियत, इनका ये का वो, जो भी वैसे ताल्लुक चीज रखती है उसके हम खिलाफ। ऐसी की तैसी इन्होंने हमारे साथ ज्यादती इतनी की। देखो इराक में इन्होंने क्या किया, सही कह रहे, कौन कह सकता है कि वो गलत कह रहे। मगर ये एक नी जर्क रिएक्शन है। कहते हैं ना कि आपके घुटने पे किसी ने टांग मारी है तो आपने लात चला दी है बगैर सोचे समझे। जिन चीजों ने उनकी सिविलाइजेशन को ये कुव्वत दी है कि वो हमारी सिविलाइजेशन को आके नीस्तो नाबूद कर दे, हमें अपना गुलाम बना दे, हमें कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी पर मजबूर कर दे, वो क्या चीज थी और हम क्यों नहीं वो हासिल कर सकते, और हमें क्यों नहीं वो हासिल करनी चाहिए? वो साइंटिफिक नॉलेज है, अप्रोच टू लाइफ है, जिससे कि हम अपनी जिंदगी और अपनी सोसाइटी, सिविलाइजेशन को तब्दील कर सकते हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले तो इस बात को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये जिंदगी इंतहाई न सिर्फ अहम है, इसको तब्दील करना ही हमारा असल मकसद है। इसमें नॉलेज हासिल करना है, कुरान मजीद में भी लिखा है, हमारा अपना मजहब हमें ये कहता है, मगर हम उसको भूल चुके हैं। हम कहते नहीं वो ठीक, हम उसको दोहराते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। तो जिससे मेरी मुराद ये है कि इल्म हासिल करना होगा तो चीन भी आप चले जाएं बेशक, मगर जिस तरह सर सैयद ने कहा था कि आपको अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी, और उन सिविलाइज, जिस तरह अल-किंदी ने कहा था कि जो सच से प्यार करता है ना, वो ये गर्ज नहीं करता कि उसको सच किस तहजीब से या किन लोगों से मिलता है। वो कदीम यूनान के फिलोसोफर्स की बात कर रहा था। The lover of truth will search for truth no matter which civilization it comes from. तो यही बात है कि थिंक लाइक अ फिलोसोफर से आपने ये बात शुरू की थी। थिंक लाइक अ फिलोसोफर का मतलब ये कि वो इल्म जो कि मगरिब के अंदर है, इकरार कर लो यार, कुछ नहीं होता, वो हमसे आगे है, तो वो हमें हासिल करना है। और उसमें अना नहीं आनी चाहिए। ओ सी बड़े मुसलमान ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ गोल्डन एज च रहे थे, ਤੁਸੀਂ ਤੇ डार्क एज च बैठे सी। वो ठीक है ना यार, मगर वो 700 साल पहले की बात है, ठीक है ना। आज की दुनिया में हम डार्क एजेस में हैं और उनकी बहुत बड़ी गोल्डन एज चल रही है। तो जिस तरह किसी जमाने में उन्होंने हमसे सीखा और अपनी डार्क एजेस से निकल के वो उन्होंने एक रेनेसांस किया, और इब्ने रुश्द का बड़ा उसमें कमाल किरदार था। तो आओ फिर हम भी अपने अहद के इब्ने रुश्द बने और उनकी नॉलेज से हम अपनी सिविलाइजेशंस को भी तब्दील करना शुरू करें। उनकी नॉलेज को अपनी ज़बानों के अंदर ट्रांसफ़र करें, उनसे सीखें। साइंटिफिक नॉलेज में वो हमसे आगे हैं, सोशल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में वो हमसे आगे हैं, तारीख की स्टडी में वो हमसे आगे हैं। लाइब्रेरीज उनकी भरी पड़ी हैं किताबों से, हमारे पास लाइब्रेरीज ही कोई नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ उनकी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं। आप भी मानते हैं, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, आप फौरन भेजेंगे, भागे भागे जाएंगे, आप कहेंगे बिस्मिल्लाह करो, ठीक है ना। तो जो हम अपने अमाल से बात कबूल करते हैं, वो हम अपने जहन से क्यों नहीं कबूल कर सकते कि वो हमसे आगे हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। और हमें सीख के ये वही चाइना वाला है मॉडल, मैं कहूँ कि हमें ये नहीं, मैं कह रहा कि हमें उनकी तरह बन जाना चाहिए, हम अपनी तरह ही रहेंगे, अपनी सोसाइटी को तब्दील करेंगे। मगर उनसे रिवर्स इंजीनियर तो कर सकते हैं ना। जिस तरह चीन ने फोन लेके क्यों मोबाइल बना दिया, तो चलो यार आप भी डेकार्ट पढ़ लो, आप भी स्पिनोजा पढ़ो, आप भी कार्ल मार्क्स पढ़ो, आप भी इमैनुअल कांट पढ़ो, और चलो उसको रिवर्स इंजीनियर करके को तैमूर मानी निकाल दो, क्यों मोबाइल जैसा फिलोसफरी बना दो, ठीक है ना। नकली होगा, जाली होगा, मगर कोई तो चीज होगा ना, कुछ तो होगा ना जो आपका अपना प्रोडक्ट होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर भी हो जाएगा। वो क्यों मोबाइल की वजह से देखे ना, एप्पल को भी वक्ता पड़ गया, हुआवे ने जो है वो 5G निकाल दिया। तो कभी कभार, और ग्रेट रेनेसांस आर्टिस्ट भी सारे नकल ही तो मारते थे शुरू में, आपको पता होगा। राफेल ने नकलें मारी है, डाविंची ने नकलें मारी, माइकल एंजेलो ने नकलें मारी, सब ने नकलें मार मार के
ग्रीक आर्टिस्ट से सीखा, तो यार तुम ही नकल मार दो, नकल मार के थोड़ा सा सीख लेना, सीख के अपनी सिविलाइजेशन को पैरों पे तो खड़ा करो। यहाँ पे तो मसला ये बना पड़ा है कि वहां पे नारे लग रहे हैं काफिर काफिर शिया काफिर। चले ये तो हमारे नहीं, मैं इस पे बात करूंगा, आपने रोकना नहीं है। लेकिन अब देखिए बात ये है कि हमने अपने आप को तबाह करने का फैसला कर लिया। अगर हम जो है वो इस किस्म की फिरकावारियत की तरफ जाएंगे तो हम अपने आप को तबाह बर्बाद कर देंगे। क्या रिजल्ट निकलेगा? नहीं, वक्त है कि हम अफ़हाम व तफ़हीम से अपने मामला तय करें और नॉलेज उन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें जिन चीज़ों के नतीजे में हम अपने प्यारे पाकिस्तान को, अपने मुल्क को, अपने समाज को एक बेहतर मुल्क बना सकें।